जो बताया कि लगभग 40 के आसपास इसने अटेम्प्ट किए हैं, उसके मार्क्स भी काफ़ी कम थे। तो क्योंकि ये चीटिंग करने के उसमें मेरा 2 घंटे का पेपर था, आना जाना ये कर रहा था, तो ये क्वेश्चन ही पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाया। खालिद है, इसने 4 जगह से अपना फॉर्म भरा। ये बात है 20 तारीख को, जिस दिन 21 को एग्ज़ाम था, उससे एक दिन पहले शाम के समय सेंटर में जाता है। तो इसने वहाँ पर जाकर वो एक मोबाइल फ़ोन iPhone mini 12 वो इसने वहाँ पर जाकर प्लांट कर दिया। तो देख सकूँ तो वो इन्विजिलेटर से दोबारा से पूछते हैं मुझे वॉशरूम जाना है, तो वो उसे जाने से मना कर देते हैं कि 2 घंटे का पेपर है, तुम बार बार ऐसे मत जाओ। तो वो जा नहीं पाता और वो उन आंसर्स को देख नहीं पाता। दिल्ली से जब वो अवध आसाम एक्सप्रेस में बैठा हुआ था, तो उसका ये कहना है कि उसने वो जो फ़ोन था जिससे उसने क्लिक ली थी, वो उसने वहाँ पर एक वॉशरूम के पास जो डस्टबिन थी उसमें डाल दिया था। आप सभी को पता है कि 21 तारीख को जो UK SSSC की परीक्षा हुई थी, तो उसमें कुछ पेपर एग्ज़ाम के दौरान बाहर आने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे कि एक SIT की जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था रायपुर थाने में। और उसके बाद से जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो इसमें कल खालिदा की गिरफ्तारी की गई थी, जो कि साबिया की गिरफ्तारी की गई थी, जो कि मुख्य अभियुक्त है इसमें खालिद, उसकी बहन है। उसकी कल गिरफ्तारी करके उसका रिमांड लिया गया है और आज जो है रिमांड लिया गया है जो मुख्य अभियुक्त है खालिद, उसकी गिरफ्तारी की गई है। तो खालिद से जो पूछताछ में तथ्य सामने आए हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। जो खालिद है वो वहाँ आलमपुर सुल्तानपुर का रहने वाला है और वो इसमें एक अभ्यर्थी था। वो कुछ समय से कुछ परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। UK SSSC के पहले भी एग्ज़ाम दे चुका है, जिसमें कि कुछ नंबर से रह चुका था। तो इस बार इसने ये सोचा कि जो ये वाला SSSC का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें मैं क्योंकि बहुत कम नंबरों से रह रहा हूँ, तो ऐसा कुछ उपाय करता हूँ जिससे कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए। इसके लिए इसने प्लानिंग करनी शुरू की। तो सबसे पहले इसने 4 जगह से अपना फॉर्म भरा, जिसमें कि उसने फ़ोन नंबर चेंज किए हैं और अपने फादर का नाम चेंज करके फॉर्म भरा है। तो उसके जो 4 सेंटर पड़े, वो उसमें से 2 हरिद्वार में थे और 2 टिहरी में सेंटर पड़े। जो 2 हरिद्वार के सेंटर थे वो पास में थे इसके घर के। तो इसने ये सोचा था कि मैं एक बार सेंटर में जाकर अगर मैं कोई मोबाइल प्लांट कर सकता हूँ तो वो देख लेता हूँ। तो ये 17 तारीख को सेंटर में गया था, लेकिन वहाँ पर ये उस दिन नहीं देख पाया क्योंकि वहाँ पे क्लासेस चल रही थी। उसके बाद ये 20 तारीख को, जिस दिन 21 को एग्ज़ाम था, उससे एक दिन पहले शाम के समय सेंटर में जाता है। आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट, वहाँ पर ये पहुँचता है और वहाँ पर जो सेंटर है, सेंटर के 2 तरफ से खेत है, तो गन्ने के खेत है। ये वहाँ पर देखता है कि उसकी बाउंड्री वॉल नीचे, वो लगभग 6-6.5 फीट की बाउंड्री वॉल है। वहाँ से कूद के अंदर जाता है और वहाँ पर नीचे बैठ के, क्योंकि वहाँ पर इसे अंदेशा था कि वहाँ पर एक कैमरा भी है, तो ये नीचे बैठ के किनारे किनारे आता है। और वहाँ पे क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, इसकी जानकारी में था, इसके घर के आसपास ही है वो वाला गाँव भी, इसकी जानकारी में था। वहाँ पे अभी वो क्लासेस बन रही हैं, पुताई वगैरह का काम है और थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का सामान पड़ा हुआ था। तो इसने वहाँ पर जाकर वो एक मोबाइल फ़ोन iPhone mini 12 वो इसने वहाँ पर जाकर प्लांट कर दिया। उसके बाद जब नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम के लिए ये वहाँ पर पहुँचा। प्रॉपर फ्रिस्किंग चेकिंग के बाद ये उस जगह पर जहाँ पे इसने प्लांट किया था वो मोबाइल, अंदर जो उस परिसर के अंदर, वहाँ से इसने झाड़ियों से अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और उसके बाद ये इसने विंड चिटर पहना हुआ था, उसकी पॉकेट में रखकर ये अपनी कक्षा में जाकर बैठ गया। तो जो फ्रिस्किंग चेकिंग है इसकी प्रॉपर हुई थी, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे इसके पास मोबाइल नहीं था, ये ऑलरेडी प्लांट कर चुका था, इसलिए फिर वो वहाँ पर फ्रिस्किंग चेकिंग में ये आराम से निकल के आ गया। जैसे ही वहाँ पर एग्जामिनेशन 11 बजे, तो जैसे इसके पास पेपर आया, तो पेपर आने के बाद इसने जैसे बाकी सब रोल नंबर लिखने लगते हैं, इन्विजिलेटर साइन करवाने लगते हैं, तो मौका देखकर इसने विंड चिटर की आड़ लेकर फ़ोटो खींचने शुरू की और इसने 3 क्लिक ली। और वो जो 3 फ़ोटो थे, 3 पृष्ठ थे, उनमें 12 सवाल थे। और उसके बाद फिर इसे इसका कहना है कि मुझे उसके बाद मौका नहीं मिल पाया और फिर मैंने अपने इन्विजिलेटर से उनसे पूछा कि मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि अभी आधा घंटा होने दो, उसके बाद जाना। उसके बाद फिर जैसे आधा घंटा होता है, 11:30 बजते हैं, इसने फिर से पूछा कि मुझे वॉशरूम जाना है। ये वॉशरूम जाता है। वॉशरूम जाने के बाद वहाँ पर जो इसका जो क्लासरूम है वो फर्स्ट फ्लोर पर था, जो वॉशरूम है वो ग्राउंड फ्लोर पर है। एक ग्राउंड फ्लोर पर जाता है और वहाँ पर जाकर ये वो जो 3 क्लिक है ये अपनी बहन साबिया को भेज देता है। और एक जो इनके साथ इसके साथ लड़की पहले काम करती थी, जिसका नाम सुमन है,
जो कि वर्तमान में टीवी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। ये उसे 2018 से 21 के बीच में, क्योंकि वो ऋषिकेश नगर निगम में थी टैक्स इंस्पेक्टर और ये वहाँ पर PWD में संविदा में जेई था, तो ये जानता था। वो इससे परिचित भी थी, इनकी अक्सर बात भी होती रहती थी और इसके बाद इसे लगा कि वो एग्ज़ाम क्लियर करती रहती है, पढ़ाई करती रहती है, तो वो इसकी हेल्प कर सकती है। तो एक दिन पहले ही उसने बात भी कर चुका था कि मेरी बहन का एग्ज़ाम है, तो इसने अपनी बहन को और सुमन को अपनी बहन का वो नंबर दिया था और ये कहा था कि जब ऐसी बात होगी तो उसे फॉरवर्ड कर देना। ये वॉशरूम में जाता है और जो इसका फ़ोन था मिनी वाला, वो इसके ये बहुत ज़्यादा उसे यूज़ नहीं करता है। अपना जो इसका फ़ोन था खालिद का, वो इसने अपनी बहन साबिया को दिया हुआ था। साबिया के पास जैसे ही वो नंबर आता है 11:30 बजे वो क्लिक आती है 11:35 पर, वो सुमन के नंबर पर फॉरवर्ड कर देती है। सुमन, जिसको पहले से ये पता था कि मेरे पास ये कोई भेजेगा 11:30 के आसपास, शायद इसका कोई अभी तक जो हमें पता चला है उसका ये कहना है कि मुझे लगता था कि शायद उसका कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह होगी, इसे एग्ज़ाम के बारे में जानकारी नहीं थी। तो वो 11:35 पर जब उसके पास वो 3 पृष्ठों के आते हैं प्रश्न, तो वो उनका उत्तर बनाकर 11:45 पर वापस उसी नंबर पर जो खालिद का नंबर साबिया के पास था उसको भेज देती है और साबिया उसको भेज देती है खालिद को, जो कि अपना मिनी फ़ोन लेकर वहाँ पर गया हुआ था। वो वॉशरूम से आके वापस बैठ जाता है, लेकिन जब उसे लगता है कि अब मुझे दोबारा से जाने की ज़रूरत है जिससे कि मैं आंसर्स देख सकूँ, तो वो इन्विजिलेटर से दोबारा से पूछता है मुझे वॉशरूम जाना है, तो वो उसे जाने से मना कर देते हैं कि 2 घंटे का पेपर है, तुम बार बार ऐसे मत जाओ। तो वो जा नहीं पाता और वो उन आंसर्स को देख नहीं पाता। उसके बाद फिर जब वो एग्ज़ाम दे के वापस आ जाता है, तो जब वो घर पहुंचता है लगभग 1:30-2 बजे, तो उसे लगभग 2 बजे के आसपास ये जानकारी मिलती है कि वो जो क्लिक हैं वो वायरल हो रहे हैं और इसकी बहन भी इसे बताती है कि वो सोशल मीडिया पर वो जो फ़ोटो हैं जो मैंने सुमन को भेजे हैं वो इस पर दिख रहे हैं। तो साबिया जब उसे ये बात बताती है तो साबिया और वो दोनों ये प्लान बनाते हैं कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ। साबिया उसे वो जो मिनी फ़ोन का चार्जर है वो और वो जो पेन ब्लू कलर का उसमें दिख रहा है वो एक पॉलीथीन में डालकर दे देती है और ये निकल जाता है। निकलने के बाद ये वहाँ पर जाता है, दिल्ली की बस में बैठता है और दिल्ली से फिर ये आसाम अवध एक्सप्रेस से लखनऊ के लिए निकल जाता है। और वो जो फ़ोन साबिया के पास था खालिद का, वो भी वो ले लेता है। उसके पास 2 फ़ोन थे, जो कि उसने एग्जामिनेशन सेंटर से जिससे क्लिक ली है वो भी, और जो फ़ोन उसका साबिया के पास था वो भी, दोनों फ़ोन उसके पास होते हैं। उसके बाद फिर वो जब फ़ोन लेके जाता है दिल्ली, तो रास्ते में दिल्ली से जब वो अवध आसाम एक्सप्रेस में बैठा हुआ था, तो उसका ये कहना है कि उसने वो जो फ़ोन था जिससे उसने क्लिक ली थी, वो उसने वहाँ पे एक वॉशरूम के पास जो डस्टबिन थी उसमें डाल दिया था, जो मिनी फ़ोन था। और उसके बाद फिर उसे ये पता चलता है किसी तरह से कि उसके अरेस्टिंग के लिए दबिशें दी जा रही हैं, उसे जानकारी मिलती है। तो उसके बाद फिर ये वापस आने की तैयारी करता है और ये दून एक्सप्रेस में बैठकर वापस आ जाता है और ये कोशिश कर रहा था अपने को छिपाने की भी, सरेंडर का भी प्रयास कर रहा था, लेकिन इसे कुछ संपर्क में जैसे ये हमारी टीमें लगातार दबिश दे ही रही थी, तो जॉइंट टीम जो है हरिद्वार और देहरादून की, उसने इसे अरेस्ट किया और पूछताछ में इसने सारी बातें बताई हैं। उसने जो बताया उसका ये कहना था कि उसकी बहन सीमा, जो कि 2 साल पहले PhD का एग्ज़ाम दे रही थी, तो उसे काफ़ी उम्मीद थी कि उसका जो इंटरव्यू हुआ इतना अच्छा हुआ है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उसे लगा कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि किसी कारण से या फिर जानबूझकर मेरा सिलेक्शन ना किया हो, मेरे मार्क्स तो अच्छे थे, उसे ये उम्मीद थी। तो उसे किसी ने बताया था कि आप एक संगठन है वहाँ पे जाके संपर्क करेंगे तो ऐसी कोई चीज़ होगी तो आपकी हेल्प हो जाएगी। तब उसने संपर्क किया था बॉबी पवार से, जैसा कि उसने बताया है। और उसके बाद फिर जब ये वाली बात आई, उसने अपनी बहन से कहा कि मुझे लग रहा है कि ये कोई पेपर है, मुझे साबिया से बात करके शक हो रहा है। तो उसकी बहन ने कहा कि तुम ऐसा करो कि बॉबी पवार से बात करो, मेरे पास नंबर है, मैं देती हूँ। तो उसने नंबर दिया था, उस समय पर उसने बात भी की है, उसकी बात भी वहाँ हुई है और उसने फॉरवर्ड भी किया। मैम, उसको पुलिस पे भरोसा नहीं, प्राइवेट व्यक्ति पे भरोसा था, तो पुलिस को इतना भरोसा क्यों है कि सुमन की कहानी सही है? ऐसा है कि उसने जो एप्लीकेशन लिख ली थी पुलिस में देने के लिए, और वो 12 बजे के आसपास एप्लीकेशन लिख रही थी, तब उसकी बहन ने कहा था कि तुम बात कर लो। उसने जब बात की है तो उसको ये बताया गया कि भरोसा रखो हम पर और आगे पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं, जैसे उसके बयानों में ही बताया गया है। और मैं अपने स्तर पे ये बयान उसके सही हैं, हम कैसे मान लें? मतलब आप कैसे मान लें? मैंने यही कहा कि इसीलिए इन्वेस्टिगेशन ऑन है, क्योंकि वो बयान है, जब तक कि उनका किसी और जो साक्ष्य है उनसे बिल्कुल वो जस्टिफाई नहीं हो जाते, हमें तो 100% सही मान के नहीं चल रहा है।
ये बिल्कुल संभावना है कि ऐसा कुछ हो कि वो बरगलाने के लिए वाली बातें कह रही है, लेकिन जो अभी तो उनके बयानों में आया ये मैंने आपको बताया है। और जी क्या आश्वासन देंगे, क्योंकि आज युवा सड़कों पर उतर चुका है? देखिए, ये जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि शासन स्तर पर एक SIT जो गठित की गई है उसका पर्यवेक्षण माननीय हाईकोर्ट जो है उनके रिटायर्ड न्यायाधीश के पर्यवेक्षण में होगा। और इसमें जो टेक्निकल टीम है उसमें हमारे साइबर कमांडोज हैं जिनकी की स्पेशल ट्रेनिंग इस चीज़ के लिए की गई है। दूसरी बात, जो आप ये बात कर रहे हैं युवाओं की, तो मैं उनको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहती हूँ। हम इस चीज़ के लिए बहुत अधिक कंसर्न है कि अगर ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी तथ्य उनकी जानकारी में है तो वो कृपया हमें बता दें। बिल्कुल ओपन इन्वेस्टिगेशन है, किसी के पास ऐसी कोई भी क्लिक आती है, कोई भी जानकारी है किसी से भी संबंधित, तो वो बता सकते हैं। मैं इसमें अपने जो ऑफिस है उसकी ईमेल देती हूँ, जो भी आप ईमेल करना चाहें उसमें बता सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जल्दी ही एक फ़ोन नंबर भी जारी होगा और उसमें जो भी आप व्हाट्सएप पे बताना चाहें, फ़ोन के माध्यम से बताना चाहें, बिल्कुल ओपन है। तो छात्रों के हितों का 100% ध्यान रखा जाएगा। ऐसी कोई भी अगर बात होगी, ऐसा कुछ भी होगा तो इसके लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि SIT इसके तह तक पहुँचेगी। इसमें जितने भी लोग अगर शामिल होते हैं किसी भी स्तर पर, उनको बख्शा नहीं जाएगा। वो जिससे इसने फोटो क्लिक करके भेजी। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि वो उसने असम अवध एक्सप्रेस में डस्टबिन में डाला है, लेकिन उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं क्योंकि आईफोन है तो उसके मिलने के चांसेस रहते हैं, तो उसके लिए भी हमने प्रयास मैम क्या ऐसा संभव है या नहीं है कि इसने, या आपसे इससे पूछताछ हुई, इसने सिर्फ साबिया को भेजा या कहीं और भी फोटो क्लिक करके भेजा? हम किस उसमें चल रहे हैं? देखिए, अभी तो हम ओपन इन्वेस्टिगेशन है। फिलहाल तक जितनी चीज़ें प्रकाश में आई हैं उसमें अभी तक केवल साबिया को भेजना और उसके थ्रू सुमन तक भेजना और उसके आगे फिर जो सोशल मीडिया पे आई है वही वाली स्टोरी है। लेकिन अभी अगर मैंने बताया आपको कि ओपन इन्वेस्टिगेशन है, अगर ऐसा कुछ और पता चलता है, हमारी टेक्निकल टीम भी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि शासन द्वारा इसमें SIT की गठन कर दिया गया है और इसमें माननीय हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश के पर्यवेक्षण में ये कार्य करेगी। और इसमें जो साइबर कमांडोज है उनको रखा गया है, जो हमारे साइबर के एक्सपर्ट्स हैं वो रहेंगे। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ होगी साइबर से रिलेटेड या फिर ऐसा कोई फ़ोन लाना है या फिर कोई भी टेक्निकल चीज़, तो वो हैंडल करेंगे। जवाब सीट में उसने वो क्वेश्चन किए थे, नहीं किए थे, कुछ ऐसा? देखिए, अभी इनिशियली वैसे तो पत्राचार किया गया है, ऑफिशियली लिया जाएगा, लेकिन ये पता चला है कि वो सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाया है। इसने खुद भी जो बताया कि लगभग 40 के आसपास इसने अटेम्प्ट किए हैं, उसके मार्क्स भी काफ़ी कम हैं। तो क्योंकि ये चीटिंग करने के उसमें मेरा 2 घंटे का पेपर था, आना जाना ये कर रहा था, तो ये क्वेश्चन ही पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाया। और ये क्योंकि दोबारा से जाके उसे देखना चाहता था, वहाँ पे देखना भी पॉसिबल नहीं था और हो सकता है कि वो जो जैमर काम कर रहा था उसकी वजह से रिसीव ना हो रहा हो वहाँ पर, इसलिए वॉशरूम जाना चाहता था। तो वॉशरूम में से दोबारा से जाने के लिए इन्विजिलेटर्स ने मना कर दिया कि 2 घंटे का पेपर है, आप बार बार मत जाइए। तो ये वापस जाके उसे देख नहीं पाया। समय और की डील हुई हो और समय रहते उसने आंसर तो दिए, लेकिन जो पेमेंट है वो नहीं मिल पाई, कोई और बात इसमें हो गई, इस वजह से सुमन ने शिकायत कर दी, कोई ऐसी बात निकल कर आई? संभावना इसकी भी हो सकती है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को अभी 2 दिन ही हुए हैं पूरी तरह से, तो इन्वेस्टिगेशन चलते हुए अगर और भी ऐसे कुछ फैक्ट आते हैं उस पर भी हम काम कर रहे हैं। इनके बैंक डिटेल्स वगैरह भी देखी जाएंगी और जो भी इसमें फैक्ट आएंगे, इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी तरह से ऑन है और ओपन है। मैम, महिला एक सरकारी कर्मचारी है, पुलिस को अच्छे से गिरफ्तारी, देखिए ये दाखिल हुआ, संयुक्त टीम ने इसकी गिरफ्तारी हिरासत में लिया है, इससे पूछताछ की जा रही थी और ये रायपुर थाने में कल इसे दाखिल किया है। गिरफ्तारी इसकी रायपुर थाने में हुई है, वैसे हिरासत में लिया था संयुक्त टीम ने। अभी आपका जो पूरा लबोल अब इसमें निष्कर्ष निकला है उसके मुताबिक आपका कहना है इसमें 3 ही किरदार हैं, खालिद, साबिया और सुमन। इसके अलावा अभी तक किसी और का कोई इसमें लिंक नहीं आया। ये अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये बयानों पर और जो अभी तक हमारे पास CDR से आई हैं चीज़ें उनके आधार पर, लेकिन अभी भी लिंक हो सकते हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन ओपन है। इसमें अभी हम बाकी भी चीज़ों पे काम करें, जैसे मैंने आपको बताया कि डम डेटा से भी कुछ उठाया जा रहा है, बाकी चीज़ें भी देखी जा रही है। हो सकता है कि कोई और हो, लेकिन फिलहाल तक ये एक चेन वाली नज़र आ रही है और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक यही पता चला। थोड़ा सा आप इसे, ये रूम में भी गया और बाद में बाथरूम तक गया, रास्ते में कोई नज़र नहीं पड़ी? देखिए, इसने विंड चीटर पहनी थी, वो जो इसका क्लिक है उसमें भी आ रहा है, जो कि वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में ये व्यवस्था थी कि जितने बायोमेट्रिक है हर बच्चे का उसकी क्लास में जाके बायोमेट्रिक लिया जाएगा। बायोमेट्रिक का भी हमारे पास रिकॉर्ड आया है, लगभग 11:30 बजे का इसका बायोमेट्रिक लिया गया है और बायोमेट्रिक लेने वाले व्यक्ति के भी बयान हुए हैं। तो उसने बायोमेट्रिक जो लिया है उसमें दिख रहा है कि उसने एक टी-शर्ट पहनी है, ऊपर से वाइट कलर की इसने विंड चीटर पहनी हुई है, जबकि गर्मी का मौसम था और इसे विंड चीटर पहन के बैठा हुआ था। तो इसका पूरा इंटेंशन लगता है कि फ़ोन को छुपाने के लिए था, तो इसने उसमें अंदर वाली पॉकेट में फ़ोन रख लिया। इंडिविजुअल प्रयास इसका लग रहा है
और जो इसकी बातें इसके द्वारा भी बताई गई हैं वो जो अभी तक टेक्निकली जो हमारी चीज़ें अभी तक सामने आई हैं और जो बाकी भी बयाना है उनसे मैच कर रही हैं। और एक चीज़ और थी जो कि इसकी बहन ने बताया था कि कोई दीवाना नाम का लड़का था जिसको कि इसने फ़ोन पे भेजा, उसके बाद दीवाने को इसको भेजा साबिया को, और साबिया ने फिर सुमन को भेजा। लेकिन अब जब इससे पूछा गया तो इसके द्वारा बताया गया कि ऐसा दीवानी नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, हो सकता है मेरी बहन ने बचाव के लिए किया हो। लेकिन अभी हमारी जो टेक्निकल टीम्स हैं सभी नंबर्स को देख रही हैं, डम डेटा भी उठाया जा रहा है। अगर ऐसा कोई नंबर प्रकाश में आता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सुमन ने अभी तक जो बातें बताई हैं और जैसे मैंने आपको बताया भी कि साबिया का जो रोल है पूरी तरह से क्लियर, जो साबिया सुमन के स्टेटमेंट में उसके फ़ोन से मिले तथ्यों में ट्रांसक्रिप्ट में क्लियर हो गया था। और जो उसने बातें बताई, उसने जो ये कहा है कि उसने जैसे उसे शक हुआ कि ये ऐसा कोई पेपर हो सकता है जो आज के दिनांक में हो रहा है, तो इसलिए उसने साबिया को दोबारा से कॉल किया कि ये वाला पेपर कौन सा है और तुम कहाँ पर हो। तो उसने बताया कि मैं घर पर हूँ और ये वाला जो पेपर है ये शायद समीक्षा अधिकारी का है। तो उसने बोला कि अच्छा ये कौन दे रहा है ये पेपर। तो उसने कहा पता नहीं, भाई बाहर बैठा है, मैं पूछ के बताती हूँ, ऐसे करके उसने फ़ोन काट दिया था। तो उसे शक हुआ, इसलिए फिर उसने आगे फॉरवर्ड किया था। एक चीज़ ऐसी बना था, तो ये वाला सेंटर क्या इजीली इसकी रीच में था, और भी जगह से क्यों भरा था, क्या इसके पीछे? देखिए, ऐसा है कि इसके द्वारा जो 4 सेंटर भरे गए थे उसका यही उद्देश्य था कि कहीं पर मैं जहाँ पर इजीली ऐसी कोई डिवाइस जो फ़ोन है उसे कहीं मैं प्लांट कर सकूँ। तो इसके जो सेंटर आए 2 टिहरी के पड़े और 2 हरिद्वार के। जो ये वाला सेंटर है इसके घर के काफ़ी पास था और इसका देखा हुआ भी था, तो इसलिए इसने वहाँ पर जाके देखा, इसे पता था कि आसपास खेत है, कि इसने वहाँ पे जाके इसलिए प्लांट कर दिया। मैम, रिकवरी क्या क्या की है? इसका फ़ोन, इसका जो पेपर इसने दिया था, क्या ये कुछ चीज़ें रिकवर हुई हैं ऐसी इससे? देखिए, इसके पास से जो रिकवर हुआ है वो वाला फ़ोन रिकवर हुआ है जो कि इसने वहाँ पर दिया था, जो साबिया के पास था। जो खालिद का फ़ोन था वो रिकवर हुआ, लेकिन इसने वो पूरा फॉर्मेट कर दिया है। तो उसे हम CFSL भेजेंगे, उसमें जो भी चीज़ें होंगी वो रिकवर होकर आएंगी, उससे भी बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैम जी, अभी तक ये कहा जा रहा है कि खालिद ने वो पेपर जो आंसर शीट बाहर चली जाती हैं, ये सेंटर पर इन्वेस्टिगेशन हुई और इसका क्या ब्रेकडाउन है? देखिए, जैसे ये वाली जो बात अभी आई है, एक तो ये जितने भी से में रिलेवेंट फैक्ट हैं कि कहाँ पर किसकी रेंज क्या थी या कुछ भी, इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स हमारे रहेंगे और उसमें जो भी रिलेवेंट फैक्ट है उनको इन्वेस्टिगेशन में लिया जाएगा कि कैसे गया है, क्या गया, वो सारे रिलेवेंट फैक्ट जो टेक्निकल टीम है उनकी ओपिनियन के बाद उसमें ली जाएगी। मैडम, हो सकते हैं? जी, बिल्कुल संभावना है कि इसमें और हो। अभी तक जो चेन है वो यही है, इंडिविजुअल नकल की प्रतीक हो। मैम, इसमें लेकिन इसमें संभावना है जैसे मैंने आपको बताया कि SIT का गठन हुआ है, इसमें साइबर कमांडोज है। टेक्निकली अगर हमारे पास कुछ और चीज़ें आती है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई पेपर का यूज़ हो, इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ है। तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स उसमें से जो चीज़ें निकालेंगे और जो रिलेवेंट होंगी उनको बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन में लिया जाएगा। जिसको भेजी होगी, जिसको भी भेजी, उसने किसी को भेजी नहीं, उसके घर पर थी, मतलब मोबाइल व्हाट्सएप पे लिखी हुई। देखिए तभी हमने कहा कि उसकी क्लीन चिट नहीं आगे बढ़ेगी। सुमन की एप्लीकेशन क्या रिकवर हुई है पुलिस को, जो उसने पुलिस के लिए लिखी थी? हाँ, उसने बताया कि उसके पास एप्लीकेशन है और उसने रिकवर हुई क्या? कहना चाहती हूँ कि SIT ये जो मामला हुआ है इसकी बिल्कुल तह तक जाएगी और किसी को भी, चाहे वो जो भी, उनको किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा। और जल्दी इसका हेल्पलाइन नंबर भी हम एक जारी करेंगे। जिस छात्र के पास, जिस व्यक्ति के पास इससे संबंधित जो भी सूचना होगी वो उस पर भेज सकते हैं। email ID भी जारी कर दी जाएगी, email ID पर भी आप मेल कर सकते हैं।